हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज आपको लेक्चर नंबर 1 पॉलिटी के अंतर्गत दिया जाएगा। और ये लेक्चर जो होगा पूरे तरीके से लक्ष्मीकांत से और एक क्रैश कोर्स की तरह ही चलेगा। क्रैश कोर्स की तरह ऐसा नहीं कि इसमें हर एक चीज़ एक एक लाइन नहीं पढ़ी जाएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। जैसा हमने आपको बताया था कि समय इतना नहीं है कि पूरा पीपीटी बनाई जाए, पीपीटी बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए हमने सीधे सीधे लक्ष्मीकांत से फ़ोटो उठाए हैं, जिसको हमने पहले बाकायदा अच्छे तरीके से टिक किया है, वहाँ पर हाईलाइट किया है चीज़ों को ताकि आपको क्लियर दिखे। तो वहीं पर वार किया जाएगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत का इतिहास देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। रेगुलर वहाँ पर क्विज होते हैं और क्विज की इंटेंसिटी और बढ़ाई जाएगी। और साथ ही साथ करंट अफेयर के सभी लेक्चर आपको पढ़ाए जा चुके हैं, घटनासार का, और जल्द ही आपको बिहार स्पेशल का लेक्चर, उसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल का लेक्चर और बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो सब भी पढ़ाए जाएंगे। इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाएगा, बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा इकोनॉमिक्स भी। तो चलिए आज पॉलिटी का पहला लेक्चर हम शुरू करते हैं। पॉलिटी को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ संविधान, मतलब संविधान क्या है ना, क्यों ज़रूरत है संविधान की। ठीक है, संविधान क्या कहते हैं इसको कि सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री, सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री, मतलब इससे बढ़कर कोई कानून नहीं है देश में, सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री। ठीक है, किस लिए इसमें, क्योंकि इसमें फंडामेंटल रूल्स होते हैं जो राजनीति को और समाज को गवर्न करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे ऐसे रूल होते हैं कि पूरी राजनीति, पूरे समाज को सही तरीके से चलाने के लिए बनाए जाते हैं। तो यही मतलब सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री, मतलब एक देश का ऐसा कानून होता है, एक ऐसा मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो समाज को, पॉलिटिक्स को सही तरीके से गवर्न करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, अब संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी, हम एक कहानी बताते हैं आपको। हम थे बीटेक सेकेंड ईयर में, हमारा बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, और बीटेक सेकेंड ईयर में थे हम लोग। और जिस हॉस्टल में हम लोग रहते थे वहाँ पर मतलब हम लोग 4-5 दोस्त एक फ्लैट में रहते थे। 6th फ्लोर था, उस पर हम लोग थे। और उस वक्त एक समस्या क्या हुई कि पानी की समस्या हो गई थी, पाइप टूट गई थी, जो 6th फ्लोर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था, पीने का पानी। तो पीने के पानी के लिए हमें 1st फ्लोर पर आना पड़ता था पानी लेने के लिए। तो अब 5 लोग दोस्त लोग रह रहे हैं एक फ्लैट में, 2 रूम हैं और 5 लोग रह रहे हैं। तो वहाँ पर समस्या क्या है कि आखिर पानी लेने जाएगा कौन। किसी को एक बार कहो जाओ भाई पानी लेके आओ, जाओ पानी लेके आओ, मतलब कोई रूल वगैरह नहीं है, इसलिए कोई भी कह सकता है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ, हम कल लेके आए थे हम नहीं लेने जाएंगे, हम आज लेके आए थे सुबह, हम शाम को नहीं जाएंगे। तो एक तरह से हम लोगों ने एक रूल बनाने का निर्णय लिए हम लोग मिलकर कि मतलब ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे कि किसी को कोई समस्या ना हो, सब लोग पानी लेके आ सकें। तो क्या किया गया, कुछ पेज लिए गए और ऐसे छोटी छोटी पर्ची बनाई गई और पर्ची पे सबका नाम लिखा गया। 5 लोगों का नाम लिखा गया पर्ची पे, है ना, अलग अलग पर्ची थी, सबका नाम लिखा गया और पर्ची को मोड़ के उसको ऐसे मतलब रख दिया गया अलमारी के ऊपर कि जब भी पानी ख़त्म होगा तो क्या होगा कि पर्ची उड़ेगी और एक व्यक्ति उसमें से, कोई भी व्यक्ति आंख बंद करके उसमें से एक पर्ची उठाएगा। एक पर्ची जब उठाएगा वह व्यक्ति, तो फिर उसको जब खोलेगा जिसका नाम होगा वो जाएगा पानी लेने, मतलब 1st फ्लोर पे जाएगा, 10 लीटर पानी लेके आएगा। तो जब एक रूल बन गया तो सब लोग मतलब जिसका नाम आता था वो जाता था। लेकिन कभी कभी क्या होता था, किसी का नाम 2-2 3-3 बार आ जाता था लगातार, जैसे हमारा खुद 2-2 3-3 बार आ जाता था, लगातार जाके पानी लेके आते थे। तो जब रूल बन गया था तो किसी को आपत्ति नहीं होती थी कि भैया जाओ पानी लेके आओ। ठीक है, तो रूल्स और रेगुलेशंस जब होते हैं तो सही तरीके से सुचारू रूप से चीज़ें चलती हैं। इसीलिए संविधान जो है समाज को, पॉलिटिक्स को एक सही तरीके से, सुचारू रूप से, शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश को चलाने के लिए, जिसमें सबकी सहभागिता हो, उसके लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। तो यही संविधान है। ठीक है, सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री कंटेनिंग फंडामेंटल रूल्स गवर्निंग द पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन अ कंट्री। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो संविधान जान गए। अब भारत में है लोकतंत्र।
भारत में है लोकतंत्र, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी क्या है? सीधी सी डेफिनेशन डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की होती है कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूलर। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूलर। मतलब कि लोगों को ही ये अधिकार देती है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ये अधिकार देता है कि अपने आप को रूल करने के लिए आप रूलर चुनो। जैसे कि हम लोग वोट देते हैं, वोट के द्वारा हम लोग अपने ऊपर रूल करने के लिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग अपने लिए चुनते हैं लोगों की हमारे ऊपर शासन करने के लिए वोट के द्वारा, ठीक है। और हमें उनका शासन बेहतर लगता है तो हम उनको 5 साल 10 साल 20 साल तक चलाते हैं, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। 5 साल के बाद होते रहते हैं चुनाव, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज़ देयर रूलर। अपने रूलर अपने आप देश पर अपने ऊपर शासन करने के लिए चुना जाता है लोगों को, मतलब खुद ही लोग ही चुनते हैं अपने ऊपर शासन करने के लिए। जैसा कि अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, बहुत उनका फेमस है, उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। लोगों की सरकार, ठीक है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए, है ना। डेमोक्रेसी क्या है? एक सरकार है जो लोगों के द्वारा लोगों के लिए, ठीक है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ओके। तो क्या है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज़ देयर रूलर। हम भी चुनते हैं, आप भी चुनते हैं, आप लोग भी वोट देते हैं। 18 साल की उम्र के लोग वोट देते हैं और चुनते हैं लोगों को अपने ऊपर शासन करने के लिए। उनको अच्छा नहीं लगता है शासन तो हम चेंज कर सकते हैं समय समय पर, ठीक है। तो ये है। वैसे जब डेमोक्रेसी से रिलेटेड अगर मेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, फ़ीचर्स क्या क्या है डेमोक्रेसी के, और आर्गूमेंट्स दीजिए, फॉर एंड अगेंस्ट में आर्गूमेंट भी दीजिए डेमोक्रेसी के, है ना। उसके अलावा जैसा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, उसको हम आगे बताएंगे। हाँ, आपको बता दें कि एनसीईआरटी जो पॉलिटी की 9th 10th 11th की शायद एनसीईआरटी है, इन सब एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत आवश्यक है। मतलब कि अभी तो आपके पास सामने एग्ज़ाम है इसलिए आप अभी पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक तरह से नींव है, नींव मतलब कि आपका बेस है। बेस जब मजबूत होता है तो भूकंप आए, सुनामी आए, कुछ भी आए, कोई समस्या नहीं होती है जनरली। मान लीजिए आपकी नींव मजबूत नहीं है तो जब यूपीएससी यूपीपीसीएस ये सब जब थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन तो आप एकदम डगमगा जाते हैं, भूकंप आ जाता है, पूरी नींव सही मजबूत नहीं थी इसलिए बिल्डिंग गिर जाती है और सिलेक्शन मतलब पीटी मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता है। इसलिए अपनी नींव को मजबूत करने के लिए मौका मिले तो अवश्य ही एनसीईआरटी पढ़िए, चीज़ों को समझिए कि आखिर क्या है, आखिर क्या कहना चाहते हैं, आप अपने विचार से समझिए। आपके यूपीएससी का पेपर होगा, वो जो भी जब भी पेपर होता है पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके विचारों से ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ किताबों में दिया हो, सीधे सीधे उठा के लाइनें रख दी गई होते हैं क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम निकालने के लिए ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो आपके दिमाग की ज़रूरत होती है। मेंस पूरी तरीके से आपका यूपीएससी का देखेंगे तो आपके दिमाग से चलता है ना। सीधे सीधे चीज़ें बहुत रेयरली पूछी जाती हैं यूपीएससी में। यूपीपीसीएस के मेंस में भी इस बार कुछ परिवर्तन किया गया, 2021 में कुछ इस प्रकार की चीज़ें रखी गई थी, है ना। तो मतलब आपको सोचना ज़रूर पड़ेगा। रट्टाफिकेशन जो चलता था कि रट के पूरी डिफिनीशन लिखाएं, पूरे पॉइंट्स लिखाएं, वो संभव नहीं है जब तक आप खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे। तो दिमाग लगाना ज़रूरी है और दिमाग लगाया करिए, कुछ भी पढ़ा करिए तो उसको सोचा करिए, विचार किया करिए, खुद से लड़ा करिए, अपने आप खुद से लड़ा करिए, खुद से क्वेश्चन बनाया करिए, खुद से फिर आंसर ढूंढा करिए। ओके, चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे। और हम इसके पहले आधुनिक भारत के इतिहास में हम बता चुके हैं कि कैबिनेट मिशन वगैरह आता है। कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन जो कि पास हो जाता है, पास हमने ट्रिक बताई थी, पास। पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, 3 लोग होते हैं उसके मेंबर। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, 3 लोग होते हैं। कैबिनेट मिशन पास हो जाता है और संविधान सभा बनती है। तो संविधान सभा में बहुत से लोग होते हैं। द असेंबली इंक्लूडेड ऑल इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया एट दैट टाइम विद द एक्सेप्शन ऑफ, इन लोगों को छोड़ के महात्मा गांधी और एम ए जिन्ना नहीं थे संविधान सभा में, 2 लोग नहीं थे। ये चीज़ याद रखिएगा, महात्मा गांधी और अली जिन्ना, एम ए अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे उसमें। ओके,
अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग की बात करें तो पहली बैठक होती है दिसंबर 9 1946 को। ये चीज़ महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम सीधे सीधे वहीं से उठाए हैं। ज़्यादा चीज़ें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं गए हैं, आगे चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दिसंबर 9 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक होती है। मुस्लिम लीग इसको बायकाट कर देती है मीटिंग को, ठीक है, मुस्लिम लीग बायकाट कर देती है और सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए वो मांग करते रहते हैं, डिमांड उनकी होती है। फिर बाद में 3 जून 1947 को वो 3 जून प्लान जो कहा जाता है, उसके बाद पाकिस्तान एक अलग प्रांत बन जाता है ना। द मीटिंग वाज thus अटेंडेड बाई ओनली 211 मेंबर्स के बारे में क्विज करा दी जाएगी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम पर। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको क्या टेम्परेरी प्रेसिडेंट असेंबली का बनाया गया था, कुछ समय के लिए बनाया गया था उनको प्रेसिडेंट। लेकिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को जब फिर दोबारा मीटिंग होती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है और एस.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। तो याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है और एस.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। ओके, और सर बी.एन. राव जो थे, बी.एन. राव, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के रूप में असेंबली का अपॉइंट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव को। तो यहाँ चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए हमने इसको बताया आपको। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो होता है वो मतलब उद्देश्य से प्रस्ताव लाया जाता है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, जब तीसरी बैठक होती है संविधान सभा की। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जाता है 13 दिसंबर 1946 को, जिसको 22 जनवरी 1947 को मान लिया जाता है और यही अंत में जाकर एक तरह से मॉडिफाइड वे में भारत का प्रियम्बल बनता है। प्रियम्बल यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना बनती है, जिसमें लिखा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू स्वरिंग सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। जो भी चीज़ें दी गई हैं आपको प्रियम्बल याद होना चाहिए, प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए। हमको याद है, एक दो बार हम और देखेंगे तो और बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, कभी कभी प्रियम्बल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। ओके, तो यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 13 दिसंबर 1946 को लाया जाता है और 22 जनवरी को ही इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और बाद में यही मॉडिफाइड तरीके से जो भारत के संविधान की प्रस्तावना बनती है, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 1976 के द्वारा क्या किया जाता है, संशोधित किया जाता है। उसमें 3 चीज़ें रखी जाती हैं, आगे सब बताएंगे। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, 3 चीज़ें रखी जाती हैं। अब हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब संविधान सभा की तरह बैठती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर करते हैं, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर करते हैं। और जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह वो मिलती है जो सभा लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह, तो वो किसके द्वारा चेयर की जाती है, जी.वी. मावलंकर के द्वारा, जी.वी. मावलंकर के द्वारा। याद रखिएगा जी.वी. मावलंकर वही हैं जो सर्वाधिक समय तक लगभग 10 से 12 साल तक स्पीकर थे लोकसभा के। याद रखिएगा जी.वी. मावलंकर। ओके, ये थे। जब संविधान सभा बैठती है, संवैधानिक रूप कार्यों के लिए बैठती है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह बैठती है तो उसको चेयर की जाती है जी.वी. मावलंकर के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। ओके, आगे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं, जल्दी पूछे गए हैं। अदर फंक्शंस जो हैं, जैसे कि क्या क्या अडॉप्ट किया गया, आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार होता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को तैयार हो जाता है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसको पूरे जो हम सामने दिखा रहे हैं आपको, अगर ल्यूसेंट से लेकर दिखाते तो ल्यूसेंट में ज़्यादातर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो आप लक्ष्मीकांत वगैरह से छांट के निकालोगे, महत्वपूर्ण चीज़ें ही लूसेंट में रखी गई हैं। प्रयास किया जाएगा अगले लेक्चर में लूसेंट को रखा जाए और उसमें कुछ मॉडिफाई किया जाए, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हम उसमें लिखें, उसके बाद आपको बताएं। लेकिन अभी जो मटेरियल सामने रखा गया है इसको देखते हैं, बहुत बेहतर तरीके से शांति से सुनते रहिए, देखते रहिए। अपनी किताब में लक्ष्मीकांत है तो उसमें टिक भी कीजिए।
यहाँ पर लिखा गया है कि इट रेटिफाइड द इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। कॉमनवेल्थ का मेंबर हो गया भारत मई 1949 में। ठीक है, 3 चीज़ें, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया गया, राष्ट्रीय झंडा अडॉप्ट कर लिया गया जुलाई 22 1947। क्वेश्चन पूछा गया जुलाई 22 1947 को राष्ट्रीय तिरंगा जो है झंडा जिसको बनाए थे पिंगाली वेंकैया जिनको बनाए थे, ठीक है, वो 22 जुलाई 1947 को क्या हो जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है। इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रगान जो है 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया जाता है। याद रखिएगा, हम 3 चीज़ें ट्रिक के द्वारा बताएंगे, 3 चीज़ें, PAS, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ PAS, ठीक है। क्या P से क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट, A से एंथम, S से सॉन्ग, यानी प्रेसिडेंट 24 जनवरी को इलेक्ट किए जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं 24 जनवरी को। और एंथम हम बता रहे हैं, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया जाता है। और नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को उसको भी अडॉप्ट कर लिया जाता है। ठीक है। और तिरंगे की बात की है तो 22 जुलाई 1947 को भारत का तिरंगा जो है उसको अडॉप्ट कर लिया 1947 को। कॉमनवेल्थ का मेंबर मई 1949 में उसको कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप मिल जाती है। ठीक है। और संविधान को बनाने में 60 देशों की लोग यात्रा करते हैं। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगता है। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगता है। ठीक है, बचपन से ही आप लोग याद करते आए होंगे। छोटी छोटी पहले किताबें मिलती थी जिसमें लिखा रहता था, तो लोग याद, कोई पूछता कितने साल में संविधान बना है, 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, बता देते तुरंत। ये पता होगा। 60 देशों की यात्रा करते हैं लोग। ठीक है, 60 देशों की यात्रा करते हैं जिसमें 64 लाख रुपए खर्च होते हैं, तब जाकर संविधान बनता है। और भारत के संविधान में कई देशों से चीज़ें ली गई हैं। लेने का मतलब कई देशों से ये नहीं है कि किसी देश के संविधान से जो चीज़ें उठाई गई सीधे सीधे भारत के संविधान में रख दी गई, ऐसा नहीं है। बहुत से देशों को खंगाला गया, उनके संविधान को पढ़ा गया और अपने अनुरूप, अपने देश के अनुरूप जो चीज़ें बेहतर हैं उसको संविधान में रखा गया। ठीक है, इसीलिए भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट, सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ओके, 60 देशों की यात्रा, 64 लाख रुपए खर्च हुए, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। और क्या होता है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या हो जाता है, बन के तैयार हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब संविधान में प्रारूप समिति भी बनती है और कुछ और कमेटीज़ बनती हैं अलग अलग। तो इन कमेटीज़ से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यूनियन पावर कमेटी। यूनियन मतलब केंद्र की बात हो रही है, उसकी पावर मतलब उसकी केंद्र की शक्ति वाली कमेटी जो थी, उस जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष होते हैं। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी जो होती है वहाँ पर भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं। प्रोविंशियल की जब बात होती है, प्रोविंशियल प्रांतों की बात होती है, प्रांतीय संवैधानिक कमेटी जो होती है उसमें सरदार पटेल उसके अध्यक्ष होते हैं, उसके मेन रूप से। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के कौन होते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर होते हैं। ओके, ये 4 चीज़ें, यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल होते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर BR अम्बेडकर होते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा एडवाइजरी कमेटी जो होती है फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारियों के लिए जो एडवाइजरी कमेटी होती है माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ के लिए, उसके भी सरदार पटेल होते हैं। लेकिन इसके अंदर भी सब कमेटीज़ बनाई जाती हैं। इसके अंदर भी सब कमेटी, सब मतलब कि उसके नीचे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, तो उसके नीचे बड़ी बड़ी कमेटीज़ के नीचे छोटी कमेटी थी। जैसे एडवाइजरी कमेटियाँ फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज़, इन सब के लिए होते थे सरदार पटेल थे। लेकिन इनकी सब कमेटी, नीचे वाली कमेटी जो थी कि फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी थी, वो JB कृपलानी थे। माइनॉरिटीज़ के लिए सब कमेटी थी, HC मुखर्जी थे। याद रखना होगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए याद करना होगा। और आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद करना ज़रूरी है और याद होना चाहिए आपको ये चीज़ें। ओके, ये मत समझिए कि चीज़ें बाद में याद करेंगे। जब आप तैयारी IAS PCS की कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि एकदम आपके मुंह पे होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में चीज़ें आपसे ये जानी जाती हैं आपको फैक्ट भी कितना याद है और आप कितना सोच भी सकते हैं, है ना। फैक्ट भी आपको याद होने चाहिए, आपके विचार भी, मतलब किस प्रकार से कुछ ऐसी कंडीशन आपको दी जाती है ना। तो IQ वगैरह आपका चेक किया जाता है। अब जैसे हमारे एक दोस्त थे, उनका इंटरव्यू था UPSC का, उनसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि नॉर्वे की कैपिटल क्या है, और वो घबरा गए, एकदम घबरा गए कि मतलब
नॉर्वे की कैपिटल मुझे नहीं याद है, और शुरुआत ही क्वेश्चन हुई नॉर्वे की कैपिटल से, है ना। तो जब घबराहट हो जाती है इंसान को, 20 से 25 मिनट आधा घंटे बैठना है, घबरा गए शुरू में ही, तो बाकी सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं। इसीलिए कई बार लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि जब आप पीसीएस आईएएस का पेपर दे रहे हैं तो सबसे आसान चीज़ें जो हों उसको आप करिए, है ना। आसान चीज़ें, वैसे मेंस में ये चीज़ें नहीं चलती हैं। जैसे कि आप कोई किसी चीज़ को दिल पे ले लें, जैसे आपका कोई जैसे इकोनॉमिक्स से आप ग्रेजुएट हैं, तो आप इकोनॉमिक्स को दिल पे ले लें कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, ये तो मैं करके छोड़ूंगा, ये मैं करके छोड़ूंगा। तो आप करिए, आपको सही नहीं हो रहा है क्वेश्चन, आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, तो आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं एक क्वेश्चन के पीछे, आप अलग दूसरे क्वेश्चन तो देखिए, है ना। और यूपीपीसीएस या पीसीएस और आईएएस की तैयारी में जब तक आप सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ लेंगे, आपका सिलेक्शन संभव नहीं है। होगा भी तो बहुत रेयर केसेस होंगे कि आपका हो जाएगा, वो एक कह सकते हैं कि लक हो तो हो जाए, लेकिन जब तक आप सब कुछ जान नहीं लेंगे, सब कुछ समझ नहीं लेंगे, तब तक आपका मुश्किल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, आसाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया की बात हो रही है और आसाम को एक्सक्लूड कर रहे हैं, और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी गोपीनाथ बारदोलोई की है। गोपीनाथ बारदोलोई, इनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि पर्सनालिटीज़ में भी कभी कभी पूछे जाते हैं ये लोग, यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर दैन दोज इन आसाम, आसाम को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर आसाम वाले एरियाज़ को कर दिया गया सब कमेटी एवी ठक्कर की अध्यक्षता में, है ना। याद रखिए इन लोगों के नाम, ओके। आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उसके, और यहाँ पर एडहॉक कमेटियाँ नेशनल फ्लैग के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ओके, ठीक है। स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू और स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हाउस कमेटी की बात करें तो बी पट्टाभिषिता रमैया, इनका नाम सुन के कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आना चाहिए, क्योंकि 1939 में कुछ हुआ था जिसके कारण ये थोड़ा सा फेमस हुए थे उस वक्त। तो आप लोग कमेंट करिएगा, कुछ याद आया हो तो कमेंट करिए, क्योंकि मध्यकालीन आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया जा चुका है। ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें, प्रारूप समिति की बात करें तो इसके मेन जो कि चेयरमैन होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके अलावा 6 मेंबर और होते हैं, टोटल 7 लोग होते हैं। तो एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। हमने यहाँ पर ट्रिक बनाई है ए क्यूब एम क्यूब के, ए से अंबेडकर, ए से हो गए अयंगार, ए से अय्यर हो गए, यानी गोपाल स्वामी अयंगार, कृष्ण स्वामी अय्यर। ए क्यूब अंबेडकर, अयंगार, अय्यर, 3 हो गए। यम से मुंशी, यम से मोहम्मद, यम से मुंशी, यम से मोहम्मद, यम से माधवराव, मुंशी मोहम्मद माधवराव। ए से अंबेडकर, अयंगार, अय्यर, मुंशी मोहम्मद माधवराव, और के से टी कृष्णामाचारी, कौन? टी कृष्णामाचारी के ये हैं, ठीक है। ए क्यूब एम क्यूब के, ओके, ठीक है। तो ये हो गई। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बहुत चीज़ें मिली होंगी। और फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है भीमराव अंबेडकर जी को, मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, संविधान सभा जो बनी थी, उसका क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। तो हम बता देते हैं क्यों क्रिटिसिज्म किया जाता है। कुछ पॉइंट्स लक्ष्मीकांत पे रखे गए हैं, बेहतर पॉइंट्स हैं। यूपीपीसीएस मेंस वगैरह में क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉइंट्स यहाँ से आप रख सकते हैं। जैसे कि नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। तो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी क्या थी कि लोगों के द्वारा चुनी हुई बॉडी नहीं थी। द क्रिटिक्स हैव आर्ग्यूड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट a representative body as its members were not directly elected by the people। मतलब रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी क्योंकि लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने नहीं गए थे। और नॉट अ स्वरिंग बॉडी नहीं थी। द क्रिटिक्स मेंटेन्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट अ स्वरिंग बॉडी एज इट वाज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल के द्वारा बनाई गई थी, है ना। नॉट अ स्वरिंग बॉडी। स्वरिंग क्या होती है? स्वरिंगटी क्या होती है कि बिना किसी के हस्तक्षेप के हम स्वतंत्र हैं। जैसे कि आप स्वतंत्र हैं इस समय कि आप लेक्चर देखना चाहें पूरा तो देखें, नहीं तो ना देखें, है ना। तो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर किसी के सलाह पर, जैसे ब्रिटिश के सलाह पर, नॉट अ स्वरिंग बॉडी। टाइम कंज्यूमिंग, ऐसा भी लगाया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि बहुत ज़्यादा समय कंज्यूम कर लिया था, 2 साल 11 माह 18 दिन। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस ही पूरे तरीके से डोमिनेट थी। जैसे कि
The critics charged that the Constituent Assembly was dominated by the Congress Party. Granville Austin, a British constitutional expert, remarked the Constituent Assembly was one party body in an essentially one party country. मतलब कि डोमिनेटेड बाय कांग्रेस है, कोई और पार्टी है नहीं, इसलिए वन पार्टी वन रूल हो जाएगा। ओके। और आगे लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, सभी लोग वकील थे, पॉलिटिशियन इन्हीं लोगों का डोमिनेशन था। ठीक है। आगे क्या कहा जाता है, डोमिनेटेड बाय हिंदूज, हिंदू लोगों के द्वारा डोमिनेट किया गया था। अकॉर्डिंग टू द सम क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ हिंदू डोमिनेटेड बॉडी। लॉर्ड विस्काउंट साइमन कॉल्ड इट अ बॉडी ऑफ हिंदूज। विस्काउंट साइमन कहा था कि ये हिंदू लोगों की ही एक तरह से पूरी तरह से बॉडी है। सिमिलरली विंस्टन चर्चिल कमेंटेड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। ऐसा विंस्टन चर्चिल भी कहता है, उनका तो काम ही था डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, वही पॉलिसी वो लोग अपनाते थे और वही करते भी थे। ठीक है। लेकिन आज की डेट में इनकी स्थिति उस प्रकार से नहीं है। आज की डेट में ये लोग लगभग ख़त्म हो चुके हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। फीचर्स भी है हमारे संविधान के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि आपके भी कुछ फीचर्स हैं, आपके में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ होंगी। आप अपनी अच्छाइयों को जानते होंगे, अपनी बुराइयों को जानते होंगे, अपनी कमियों को जानते होंगे, है ना। तो कुछ फीचर्स हैं, ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। इतना बड़ा संविधान मतलब कि लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, उसके भी रीज़न है कि क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का संविधान इतना बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है। अपने विचार प्रस्तुत करिए। तो क्या बताएंगे आपकी जियोग्राफिकल फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, भारत में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। हिस्टोरिकल फैक्टर है, ऐतिहासिक कारण भी है। और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर बोथ सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है। अब तो जम्मू कश्मीर के लिए भी सेम हो गया। ठीक है। और डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अलावा बहुत से संवैधानिक संशोधन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बेहतर रोल प्ले किए हैं, जैसे 7वां संविधान संशोधन 1956, 42वां संविधान संशोधन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 44वां संविधान संशोधन, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है भारत में, है ना। केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ। केशवानंद भारती जो है कि अभी पिछले वर्ष उनकी डेथ हो गई। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट constituent power of parliament under article 368 does not enable it to alter the basic structure of the constitution। मतलब कहा गया कि बेसिक इतनी पावर 368 के अंतर्गत नहीं दे दी गई है। 368 जानते हैं, अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर वाला एक फंडा दिया है कि इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल दिया जाए संविधान का। संविधान सभा या फिर संसद के पास इतनी पावर नहीं कि पूरे संविधान को पलट दे, है ना, इतनी पावर नहीं है। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर, और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड नहीं किया कि ये नहीं बताया कि जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय समय पर उसको बताते रहेंगे हम लोग, ऐसे, है ना। इसीलिए कहते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज़म हो रहा है। और भी चीज़ें जैसे कि PIL वगैरह दायर की जाती है, किसी भी मैटर पे दायर कर दी जाती है। तो ये सब चीज़ें आगे आती हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो जाता है, महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, मेंस का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। और अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2020 PCS मेंस में, उत्तर प्रदेश PCS मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और बहुत से सोर्सेस तो ये फीचर हैं कि बहुत सोर्स का यूज किया गया था संविधान को बनाने में, है ना। यहाँ पर 2 बार हो गई चीज़ें। हाँ, बहुत से सोर्स यूज किए गए थे। और ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कठोर भी है और फ्लेक्सिबल भी है, लचीला भी है और फ्लेक्सिबल भी है भारत का संविधान। कई जगह पर हमको स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है संविधान संशोधन करने के लिए। कई जगह क्या है, सिंपल मेजॉरिटी है, सिंपल प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात हो जाती है। तो रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड भी है, मजबूत भी है और फ्लेक्सिबल भी है। जैसा हमने अपनी कहानी बताई थी कि पानी लेने नीचे जाना पड़ता था, तो उसमें वो बहुत रिजिड रूल था। रिजिड रूल इसलिए था क्योंकि किसी को अगर 3 से 4 बार लगातार दिन में उसी का नाम आ जाए तो वो रिजिड चीज़ हो गई। उसमें संशोधन करना चाहिए था कि मैक्सिमम 2 बार एक व्यक्ति ला सकता है। तो वो अगर उसमें संशोधन नहीं किया जा सके तो वो रिजिड हो जाएगा। ठीक है। तो वो रिजिड है। यहाँ पर जो है कि संशोधन किया भी जा सकता है और कुछ चीज़ों में नहीं भी किया जा सकता है। ओके, ठीक है। और फेडरल विथ यूनिटरी बायस,
फेडरल विथ यूनिटरी बस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार 14 से 18 में है। राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, मतलब कि धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। कल्चरल और एजुकेशनल राइट शैक्षिक और सांस्कृतिक जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 29 और 30 में है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 में दिया गया है, आर्टिकल 32 में दिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा बहुत, जैसे डीपीएसपी दिया गया है, सेकुलर स्टेट की बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटी भी दी गई हैं, तो आगे सब पढ़ेंगे। हाँ, 3 टायर गवर्नमेंट। 3 टायर गवर्नमेंट कैसे? 3 टायर गवर्नमेंट का मतलब कि 3 टायर जिसमें लगे हों ऐसी गाड़ी, तो मतलब टेम्पू और छोटा वाला वो रिक्शा है ना, ऐसी 3 टायर गवर्नमेंट। 3 टायर कैसे हो गई? मतलब एक केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, और तीसरी जो है कि ये जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, तो इसमें क्या कहा गया, 70 एक तरह से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, जिसके लिए कई कमेटीज़ बनी थी, जैसे थी ना कि बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव, एल.एम. सिंघवी कमेटी, ये सब बनी थी इसके लिए। तो तीसरा टायर वही हो जाता है, म्यूनसिपाल्टी और पंचायतें हो जाती हैं तीसरा टायर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए पार्ट दिए गए हैं, भाग दिए गए हैं, संविधान के भाग, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से 2-3 साल में यूपीएससी तो नहीं, पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ से। जैसे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 to 4 में और भाग 1 में दिए गए हैं। 1 से 4 आर्टिकल और भाग 1 में दिए गए हैं। सिटीजनशिप की बात करें तो भाग 2 में है, 5 से 11 में है। फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों की बात की जाए तो 12 से 35 में दिए गए हैं। डीपीएसपी राज्य की नीति निदेशक तत्व 36 से 51 है, भाग 4 में। ये चीज़ें सबको पता होती हैं। और 4A में फंडामेंटल ड्यूटी रखी गई हैं 51A, मतलब भाग 4A में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। आर्टिकल 51A, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया। यूनियन गवर्नमेंट की बात की जाए तो भाग 5 में है, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी, कैग वगैरह के बारे में भाग 5 में है। चीज़ें याद रखिएगा, भाग 5 में है। और यहाँ से आर्टिकल 52 से 151 तक चलता है। और 6वें पार्ट में स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई है, स्टेट गवर्नमेंट की बात 6वें पार्ट में की गई है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा गया है कि 6वां पार्ट हो गया, और यहाँ पर 5 इसको ऐसे होता है, 5 होता है, और ये 3 8वां पार्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में कुछ प्रावधान है, जैसे दिल्ली वगैरह के बारे में है, इन सब के बारे में है प्रावधान। 9 में पंचायत, प्रियांशु सर बताते हैं पंचायत 5 और 4, 5 + 4 यानी 9। भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 में पंचायत है। और 9A में म्यूनसिपाल्टी है। 243 to 243 to 243O और 243P to 243ZG। ओके, और भाग 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हैं। 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी है, जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के द्वारा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के द्वारा ऐड किया गया। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में, सहकारी समितियों के बारे में। ओके, तो भाग 9 में पंचायत, भाग 9A में म्यूनसिपाल्टी, भाग 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी। भाग 10 की बात करें तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ की बात की गई 244 से 244A आर्टिकल में, भाग 10। और भाग 11 की बात करें तो यूनियन एंड स्टेट के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों की बात की गई है, भाग 11 में। और भाग 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स, इन सब के बारे में, फाइनेंस, बोरोइंग, इन सब के बारे में दिया गया है। ओके, और 13 में क्या है, ये 13 में क्या है, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ट्रेड वगैरह, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वैसे ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, तो भाग 13 है। और भाग 14 में देखिए, यहाँ पर यूपीएससी, एसपीएससी के बारे में दिया गया 14 भाग 14 XIV। और ऐसे नहीं 14 ऐसे लिख के नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है, याद रखिएगा ये सब चीज़ें, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। X का मतलब 10, ए का मतलब ये हो गया, और ये ऐसे कर दिया गया तो ये 4 हो जाता है ना। और सिर्फ ये लिखा जाता है तो ये 5 होता है, ये 10 होता है। ओके, याद रखिएगा चीज़ें।
ये देखिए यहाँ पर XIV 10 4 14, 14 में क्या है, रोमन गिनती है ना। 14 में क्या है, यूनियन एंड स्टेट की बात की गई है, जिसमें सर्विसेज की बात की गई है, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई, लोक सेवा आयोग की बात की गई। 14A में ट्रिब्यूनल्स की बात की गई, ट्रिब्यूनल अधिकरण की बात की गई 14A में। और 15 में इलेक्शन की बात की, 15 इलेक्शन में 15 इलेक्शन। ट्रिब्यूनल 14A में है, ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण जो दिए गए हैं 14A में है, 15 में इलेक्शन दिए गए हैं, ठीक है। और 16 में क्या दिए गए हैं, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेज, कुछ क्लास के लिए दिए गए हैं। और ये हो गया, ये 16 हो गया, ये हो गया 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई, लैंग्वेज ऑफ यूनियन, रीजनल लैंग्वेज। और ये इमरजेंसी प्रोविज़न भाग 18 में एकमात्र रखा गया है, भाग 18 में इमरजेंसी प्रोविज़न, ठीक है। और 19 में मिसलेनियस कुछ चीज़ें हैं। 20 में एकमात्र है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 20 में अमेंडमेंट यानी संविधान के संशोधन की बात की गई। आर्टिकल सिर्फ एक है, 368, एकमात्र आर्टिकल 368 भाग 20 में है। याद रखिएगा चीज़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर 2-3 बार से पूछा जा रहा है, आने वाले समय में फिर पूछा जाएगा। सुमेलित करने के लिए दिया जाता है या कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। फिर 21 में टेम्परेरी ट्रांजिट स्पेशल प्रोविज़न, शार्ट टाइटल वगैरह 21-22 हैं, तो 22 भाग हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और महत्वपूर्ण चीज़ है, शेड्यूल की बात करते हैं, अनुसूचियों की बात करें, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी ने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, यूपीपीसीएस पूछेगा आने वाले समय में। अभी पिछली बार पूछा था 2021 में क्वेश्चन यहाँ से एक आया हुआ है, आने वाले समय में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बता दें, आर्टिकल 1 और ये सब चीज़ें जो हैं, शेड्यूल, अनुसूचियाँ वगैरह, भाग वगैरह, और आर्टिकल 1 से आर्टिकल 51A तक आप बहुत मजबूत अपना रखिए कि आपको याद होना चाहिए हर एक आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। मतलब 5 से 11 की इतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है जो सिटीजनशिप है, लेकिन बाकी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपसे किसी भी समय पूछा जा सकता है। और यही सब चीज़ें जो होती हैं आर्टिकल 1 to 51A तक, आप अपने आंसर में जब आप मेंस लिखते हैं तो इन सब चीज़ों को उठा के आपका आंसर बेहतर हो जाता है। चाहे आप ऐसे लिखें, चाहे कोई आंसर लिखें, वहाँ पे जब आर्टिकल लिखते हैं तो उसका प्रभाव थोड़ा सा और अच्छा होता है ना। शेड्यूल की बात करें, अनुसूचियों की बात करें, तो नंबर 1 पहले शेड्यूल में लिखा गया है कि नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, मतलब राज्यों का नाम और उनका क्षेत्र जितना है। नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड देयर एक्सटेंट, ये 1 से 4 आर्टिकल में दी गई हैं। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे बेहतर तरीके से, पहले शेड्यूल में रखा गया। दूसरा शेड्यूल क्या कहता है, दूसरे शेड्यूल में प्रोविजंस रिलेटिंग टू इमॉल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेज, मतलब किसके बारे में अलाउंसेस, प्रिविलेज की बात की गई है, ये याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन दिए गए हैं सेकंड शेड्यूल में, ठीक है। अलाउंसेस, इमॉल्यूमेंट्स किसके बारे में, मतलब किनका किनका है, तो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, केंद्र में प्रेसिडेंट, राज्य में गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 4 याद हो गए, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर लिखा गया है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। 6 हो गए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, और कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग है ना, नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। जब दिल्ली में आप जाएंगे, यूपीएससी के भवन से थोड़ा आगे जाएंगे, उसी रास्ते पर क्या बोलते हैं उसको, धौलपुर रोड है ना, धौलपुर ऐसे कुछ है, तो उधर जाएंगे तो वहाँ पर कैग का ऑफिस आपको दिखेगा, और बहुत ज़बरदस्त ऑफिस बना है, देख के अच्छा लगेगा आपको। इतना तगड़ा लिखा गया है, मतलब इतना डेकोरेट करके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया लिखा गया है कि आपको लगेगा कि एक फ़ोटो यहाँ पर क्लिक हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। तो है, तो हमने देखा पहले शेड्यूल में क्या है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट पहले शेड्यूल में, शेड्यूल यानी अनुसूची में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, मतलब इनके इमॉल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेज वगैरह के बारे में लिखा गया, विशेषाधिकार, ठीक है। और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा 4 हो गए, और यहाँ पे वही चीज़ आ गई राज्य में, तो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ओके। अब यहाँ पर आगे लिखा गया ओथ की बात रखी गई, ओथ मतलब शपथ, शपथ किसकी किसकी, यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इन लोगों की ओथ के बारे में लिखा गया है शेड्यूल 3 में। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और कैग,
जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और कैग। और यहाँ पे जो 3 चीज़ें लिखी गई हैं वही स्टेट के लिए, स्टेट मिनिस्टर, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट था, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो ओथ किसकी किसकी, यूनियन मिनिस्टर, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके। और फिर कैग की बात की गई है, कैग एक एक्स्ट्रा हो जाते हैं बीच में, फिर 4 ऊपर और 4 नीचे, स्टेट मिनिस्टर, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और जज ऑफ हाई कोर्ट। याद हो गई, शेड्यूल 3 में दिया गया, इन लोगों की ओथ के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किसकी ओथ के बारे में 3rd शेड्यूल में नहीं दिया गया है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4th शेड्यूल में क्या लिखा गया, चौथे अनुसूची में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरेटरीज। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी। तो राज्यसभा में एलोकेट होंगी सीटें राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों को, ये चौथे शेड्यूल में दिया गया, 4थी अनुसूची में लिखा गया। 4 ठीक है। तो एलोकेशन मतलब 4th में लिखा गया किसके बारे में, राज्यसभा। 4 मतलब आर से राज्यसभा की सीटों के बारे में 4th में लिखा गया। 4 मतलब 4th शेड्यूल, आर से हो जाएगा राज्यसभा। तो राज्यसभा की सीटों के बारे में दिया गया। क्या आपको यहाँ पर कहीं पे दिखा कि लोकसभा के बारे में बात की गई? नहीं, लोकसभा के बारे में बात नहीं की गई है। आपको पता होना चाहिए कि आपके यूपीपीसीएस के सिलेबस में लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है, ये जो एक्ट लाए गए थे इसमें दिया हुआ है कि वोटर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किस प्रकार इलेक्शन होना चाहिए, किस प्रकार से सीटें एलोकेट होनी चाहिए लोकसभा वगैरह में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ दी गई हैं। याद हो गया चीज़ें। 4 में राज्यसभा की सीटों की बात की गई, लेकिन आरपीए 1950, आरपीए 1951 में ये सब चीज़ें दी गई। ओके, 5th शेड्यूल की बात करते हैं अब हम। चीज़ें याद हो गई, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आज पढ़िएगा, सर्च करिए गूगल पे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में क्या लिखा गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में क्या चीज़ें लिखी गई हैं, ज़रूर देखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 5वें शेड्यूल में। प्रोविजन, शेड्यूल यानी अनुसूची, प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात की गई है, ठीक है। लेकिन 6th शेड्यूल में प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी 6th शेड्यूल में सिर्फ 4 राज्यों की बात की गई है, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, ममता। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, ममता। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम। ठीक है, याद रखिएगा, इन 4 राज्यों में ट्राइबल एरियाज़ की बात की गई 6th शेड्यूल में। 5वें में शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात की गई है, किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, रिलेटिंग टू प्रोविजन जो होंगे, प्रोविजंस जो होंगे किससे रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, है ना। वही चीज़ 6th में है। 7वें शेड्यूल की बात करें, 7वां महत्वपूर्ण है। 7वें में डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई है, यूनियन और स्टेट में, केंद्र और राज्यों के बीच डिवीजन की बात की गई। 3 लिस्ट है, पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, मतलब कि यूनियन लिस्ट में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार कानून बना सकती है ना। और कॉन्करेंट लिस्ट जो होगी, तीसरी लिस्ट जो होगी, वहाँ पर राज्य और केंद्र सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आर्टिकल 249, आर्टिकल 251, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253, ये सब आर्टिकल जो है कि एक स्पेशल राइट्स देते हैं कि संसद लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट सब्जेक्ट में, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन है, उसको बताएंगे हम आगे, है ना, बताएंगे। चलिए, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 97 थे। 100 सब्जेक्ट वर्तमान में ओरिजिनली 97 थे। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थे, है ना। और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 हैं, लेकिन ओरिजिनल रूप से 47 थे। तो ये जो 5 आए हैं, पाँच सब्जेक्ट जो है कि कॉन्करेंट लिस्ट में एक्स्ट्रा हुए हैं और 5 यहाँ पे कम हुए हैं। इस 5 सब्जेक्ट को राज्य सूची से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसमें फॉरेस्ट था, एजुकेशन की बात थी, वेट्स एंड मीजर्स की बात थी, और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात की गई थी। इस 5 सब्जेक्ट को राज्य सूची से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया गया, ठीक है, समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया गया, जिससे 47 की वजह ये 52 हो गए। ओके, चीज़ें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब 8वें शेड्यूल, 8वीं अनुसूची में हम पहुंचते हैं। 8वीं अनुसूची में चीज़ें दी गई हैं, लैंग्वेज के बारे में दी गई है। और यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा है, 22 भाषाएं हैं
ओरिजिनली 14 भाषाएं थी, बाद में ऐड की गई, तो वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं से क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि ये सब भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड की गई, लेकिन वो क्वेश्चन 2021 पीसीएस प्री में वो क्वेश्चन गलत था, इसलिए क्वेश्चन को हटा दिया गया था। वैसे सबको बराबर नंबर मिले होंगे। यहाँ पर लिखा गया सिंधी भाषा। सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा ऐड की गई। 21वां संविधान संशोधन 1967 1967 के द्वारा ऐड की गई। कब? सिंधी भाषा 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कोंकणी भाषा, मणिपुरी और नेपाली, तो याद रखिए ट्रिक है नमक, NMK, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा, ठीक है। ये 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा ऐड की गई, ठीक है ना। तो याद रखिए 71st के द्वारा 1992, लेकिन फिर 1992 ये जहाँ ख़त्म होता है तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा ऐड कर दिया जाता है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, यानी बदमाश। ये बदमाश ऐसे भी नॉर्मल बोल सकते हैं, बदमाश। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा फिर से देखते हैं। सिंधी 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा, और बोडो, डोंगरी और मैथिली, संथाली को 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा जोड़ा गया, जिसके बाद 22 भाषाएँ हो गई। याद रखिएगा भोजपुरी भाषा इसमें नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 शेड्यूल हो गए, और 9th शेड्यूल जो है कि पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा किया गया, और इसमें जो है कि वही सब चीज़ें हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ये थोड़ा सा एक्ट अलग हो जाएगा, मतलब कि जैसे कि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, आर्टिकल 14 को लेकर, आर्टिकल 38, 39 इन सब को लेकर चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द लॉज इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आफ्टर अप्रैल 1973 आर नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब इस शेड्यूल में जो चीज़ें डाल दी जाती थी उस पर कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ भी लेजिस्लेट नहीं कर सकता था, ऐसी चीज़ें थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में 1973 में कह दिया कि अब इसमें भी इसमें कुछ भी शेड्यूल रखे जाए, मतलब कोई भी कानून रखा जाएगा, कुछ भी इसमें रखा जाएगा तो वो जुडिशियल रिव्यू उसका होगा। तो आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल में दिया हुआ है, कमेंट करिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए 10वां शेड्यूल जो है कि मतलब किसके लिए है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर जो होंगे उसके डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है। तो इसको 10वां शेड्यूल 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा ऐड किया गया 10वां शेड्यूल। इसमें भी कई चीज़ें हैं, उसको पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से हम बताएंगे। क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है पीसीएस के, आईएएस के, कि जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ये एक्ट लाया गया, 10वां शेड्यूल ऐड किया गया, क्या यह सही है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, ठीक है, क्या इसका दुरुपयोग हो रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 52वां 52nd है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के द्वारा 10वां शेड्यूल रखा गया, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ है, हिंदी हमको याद नहीं आ रही। जिसके बाद 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा इसमें ऐड किया गया। इसमें एक चीज़ और ऐड की गई कि अगर पार्टी टूट जाती है तब यह लागू नहीं होता है, स्प्लिट हो जाती है, पार्टी टूट जाती है तो यह लागू नहीं होता है। और इसमें देखेंगे कि 101, 102 किसके लिए, संसद के लिए, 190, 191 ये केंद्रीय मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है, राज्य विधानसभाओं के लिए, राज्य विधानमंडल के लिए 190, 191 आर्टिकल, और 101, 102। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप इंटरव्यू देने गए, कभी क्या बहुत रेयरली इंटरव्यू देने जाते हैं लोग, तो आपको टोकन नंबर मिलता है यूपीपीसीएस में। आप मान लीजिए आपका टोकन नंबर 101 है, 101 या 102 टोकन नंबर मिल गया, और आपको पता नहीं कि 102 आर्टिकल क्या है। आपने टोकन नंबर इंटरव्यू जो लोग ले रहे हैं उनको दिया, उनको देते हैं, इससे छोटा सा पर्चा होता है उस पर लिखा होता है, उनको देते हैं, और उन्होंने उसको देखा और सीधे आपसे क्वेश्चन दाग दिया कि बताओ आर्टिकल 102 में क्या लिखा गया है। तो आपको याद होगा तो बता लेंगे, नहीं याद होगा अब 102 में बताएंगे हाँ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ मतलब पार्लियामेंट के बारे में बात की गई है, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत पता होगा तो बता लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा आर्टिकल पता होने चाहिए, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वो पता होने चाहिए, है ना। तो ये है, नहीं तो पहला ही इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा और पहले ही घबरा जाओगे आपकी, अरे ये हो गया वो हो गया, है ना।
11th शेड्यूल की बात करें, 11वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा ऐड किया गया 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 29 मैटर हैं, इसमें 29 मैटर रखे गए 29 मैटर रखे गए हैं जिस पर ये सब अपना कानून वगैरह लेजिस्लेट कर सकता है। क्या क्या जैसे पंचायत के बारे में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन 1992 और 12वां शेड्यूल जो 12वीं अनुसूची है वो भी याद रखिए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 है और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 है ना, लेकिन 11th और 12th शेड्यूल में रखे गए हैं। ईयर याद है 1992, कभी कभी यहीं से खेल देते हैं, ईयर चेंज कर देंगे और लोग खेल जाते हैं। 73rd 1992, 74 1992, इसमें 29 मैटर हैं, इसमें 18 हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा है 29 मैटर 18 मैटर, ठीक है। तो 29 मैटर 11वें शेड्यूल अनुसूची में दिए गए हैं, 12वें में 18 मैटर दिए गए हैं। याद रखिएगा, चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11वां जो है पंचायत से रिलेटेड है, 12वां जो है कि किससे रिलेटेड है, म्यूनसिपाल्टी से रिलेटेड है। 5वां जो है कि 9वें भाग में है, 5 4 9 9वें भाग में रखा गया है। पंचायत 9वें भाग में रखा गया है, ठीक है। म्यूनसिपाल्टी 9A में है, म्यूनसिपाल्टी 9A में है और कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B भाग में है। याद रहनी चाहिए ये सब चीज़ें आपको, ओके। तो यहाँ तक चीज़ें हो गई, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें चल रही हैं, और आगे एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन दागे जाते हैं। आपको इन सब चीज़ों को रटना होगा, और रटेंगे कैसे, आप बार बार पढ़ेंगे। आपके पास अभी समय है, आप बार बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ने का मतलब एक तरह से कहते हैं ना महोदय, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, धैर्य और धीरज को अगल बगल बैठाए रहिए, है ना। पढ़ने की भी क्षमता रखिए, याद करने की भी कुछ क्षमता रखिए, तभी जाके अधिकारी बनेंगे। सपना तो देख लिए, तो ऐसे सपना देख लिए, तो सपना तो हम भी देखे हैं कि एक दिन राष्ट्रपति बनेंगे, तो बन गए, चुपचाप बैठे रहें। वही बात जो हमने बताया था पहले कि एक किसान अगर खेत के किनारे वर्तमान समय में गेहूं की कटाई वगैरह चल रही होगी, तो किसान खेत के किनारे जाके बैठ जाए, कहे कि हे भगवान, हमको कुछ करना ना पड़े, हमारे खेत से पूरा गेहूं कट जाए, हमारी इसमें कटाई मड़ाई सब हो जाए, हम यहीं आज बैठेंगे, यहीं बिस्तर लगा के चारपाई लगा के यहीं सोएंगे, तो क्या होगा? क्या गेहूं कट जाएगा? नहीं होगा। जब तक मजदूर बुला के ना लाएं, जब तक मशीन बुला के ना लाएं, तब तक ना तो कटाई होगी ना तो मड़ाई होगी। इसलिए कर्म करना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी जाके अनाज का दाना मिलेगा, तभी जाके अधिकारी वाला लोगो मिलेगा। यहाँ हो सकता है डीएसपी बन जाए तो 3 स्टार, और डीएसपी ना बने तो सादा ड्रेस, अधिकारी साहब, आईएएस साहब, आईपीएस साहब, है ना, तब जाके जोश जगेगा। अन्यथा फिर तो भैया जिंदा तो सबको रहना है, सबको कुछ ना कुछ कमा के खाना पीना तो है ही, मतलब कुछ ना कुछ तो लोग कमाएंगे ही। जिनका हो जाता वो भी जिंदा हैं, जिनका नहीं होता वो भी जिंदा रहते हैं। हाँ, आत्महत्या ये सब चीज़ें जो है, ये सब कभी नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ें कायरों की चीज़ें हैं। जीवन मिला है तो संघर्ष करो, जो सामने भी तुम्हारे मिल रहा है उसको स्वीकार करो और उसके लिए लड़ो, है ना। जीवन मिला है तो संघर्ष करो। जो लोग आत्महत्या करते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, आत्महत्या कर लिए, फांसी लगा लिए, मेरा पर्सनल व्यू है कि ऐसे लोगों के प्रति मेरा 0% उनके प्रति कोई दया भाव नहीं है, क्योंकि वो हारे हुए लोग हैं। हारे हुए लोगों से नफ़रत है हमें, ऐसे लोगों से कि जो मतलब कि मेहनत ना करें, फ्री में चाहें कि सब चीज़ें हो जाएं, आत्महत्या कर लें। जब आपने आत्महत्या कर ली, आपने अपने परिवार का नहीं सोचा। जिस माँ बाप ने आपको इतना बड़ा किया था, यहाँ तक लेके आया, आपने उनके बारे में 1 मिनट नहीं सोचा कि उनका क्या होगा आने वाले समय में। आपकी आत्महत्या के अलावा जीने के लिए आपकी नौकरी नहीं लगी तो ठीक है, दूसरी बात है। आपकी नौकरी नहीं लगी तो आप कोई और भी काम कर सकते हो, है ना, कोई और काम कर सकते हो सकता है कम पैसा हो, कम रुतबा हो, लेकिन जिंदा तो रह सकते हो। माँ बाप को, परिवार को, सबको तो चला सकते हो। ऐसे आत्महत्या कर लेने से उस चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, परिवार में उस चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। माता पिता जीवन भर नहीं भूल पाते हैं, और माता पिता की अपने सेवा कीजिए और उनका साथ कभी मत छोड़िए। याद रखिएगा, आपके माता पिता आपको जीवन भर के लिए नहीं मिलते हैं, है ना। 60 से 70 साल का आपका जीवन होगा, आपके जीवन भर आपके माता पिता नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक हैं तब तक उनकी जी जान लगा के सेवा करिए। हमारा मानना है इस धरती पे कोई भगवान नहीं है, इस धरती पे कोई भगवान नहीं है, भगवान के रूप में आपके माता पिता ही हैं, है ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का बहुत ज़्यादा प्रभाव था 1935 में।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया, भारत शासन अधिनियम 1935, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था भारत के संविधान पर। जैसे कि फेडरल स्कीम जो है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो है, ये इसी से आई। गवर्नर के ऑफिस की बात हो, वो यहाँ से आई। ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात यहीं से होती है। क्या ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात यहीं से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से होती है। लेकिन 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 यहाँ से देखिए, ये देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर कनाडा के संविधान से लिया गया है। लेकिन ऑफिस ऑफ गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। जुडिशियरी की बात की गई है कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की गई है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकाल की शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन होने की बात जो की गई है, वो कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, कभी कभी बहुत वार करती हैं। छोटी छोटी चीज़ों को बहुत मतलब लाइटली मत लिया करिए, उसको एकदम बैठा लीजिए, फेफड़े से नीचे ले जाइए, है ना। ये हृदय और इन सब गानों के चक्कर मत पड़ा करिए कि जैसे कि होते हैं, एक सॉन्ग है ना कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। अरे भैया, दिल चीर दिया जाएगा ना तो ज़िंदा नहीं बचोगे। और दिल में क्या तुम पर्चा लगवा के चिपका के वहाँ पर वो लिखवाए हो, पेंट करवाए हो कि दिल चीर के देख तुम्हारा नाम होगा। अरे कुछ नहीं होता है, सब कहने की बातें हैं, है ना। अब जैसे एक सॉन्ग और है कि तुम जो कह दो तो चाँद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। गजब है, मतलब कि तुम जो कह दो चाँद तारों को तोड़ लाऊंगा। अरे कोई अभी तक इस धरती पैदा नहीं हुआ जो चाँद तारों को तोड़ लाए, चाँद तारों को तोड़ लाए। या फिर क्या सूरज को उगने से किसी ने रोक पाया, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे वो अकबर हो, चाहे कोई भी हो। जितने लोग गुरूर में आए थे इस धरती पे, वो लोग चले गए, इन सब चीज़ों में ना पड़े। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें तो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी जो है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंड की जा सकती है। इमरजेंसी के समय में फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, मूल अधिकारों को रोका जा सकता है, आपको एक तरह से बाध्य किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी प्रोविज़न की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ले गए। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जैसे कि प्रशासनिक डिटेल्स जो हैं, जैसे मैक्स वेबर लीगल एंड रेशनल जुडिशरी जो भारत में है, वो यहीं से ली गई है। और उसमें एक जब आप पढ़ेंगे नोलन कमेटी उसमें कि एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को, एक प्रशासक को, जैसे डीएसपी हों, एसडीएम साहब हों, या फिर आईएएस साहब हों, आईपीएस साहब हों, उन लोगों के लिए कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, ओपननेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना। उसके अलावा और भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक सिविल सर्वेंट की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे नॉन पार्टीशनशिप होना चाहिए, आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, डेडिकेशन टू पब्लिक, मतलब डेडिकेशन होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, जब आप इथिक्स पढ़ेंगे तो ये बेहतर से चीज़ें देखेंगे आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हो गई। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश के संविधान से भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ली गई, जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, वीमर कह रहे हैं हम, वेस्टमिंस्टर मॉडल जो लिया गया। रूल ऑफ लॉ की बात करें, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात करें, सिंगल सिटीजनशिप की बात करें, कैबिनेट सिस्टम की बात करें, प्रीरोगेटिव रेट्स की बात करें, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, विशेषाधिकार की बात करें, और बाई कैमरलिज्म यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इनकी बात करें तो यहाँ से लिया गया है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ऐसी चीज़ें ली गई हैं जैसे मूल अधिकार लिए गए, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यहाँ से लिया गया, जुडिशरी की स्वतंत्रता की यहाँ से बात की गई, लेकिन जुडिशरी यहाँ से ली गई है, स्वतंत्रता यहाँ से, लेकिन जुडिशरी का जो एक तरह से ढांचा कह सकते हैं वहाँ से लिया गया। जुडिशियल रिव्यू जो हमने पूछा आपसे, वो कमेंट करिए किस आर्टिकल में दिया गया, तो ये यूएसए से लिया गया। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए से लिया गया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस की बात की जाए तो वो भी यूएसए से लिया गया है, कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाएगा, वो सब यूएसए से लिया गया। और वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट की बात की जाए तो वो भी यूएसए से लिया गया है।
लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट बन जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बन जाते हैं तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। जितना समय बचा हुआ उस राष्ट्रपति का उतने समय के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने रहते हैं अमेरिका में। अमेरिका के राष्ट्रपति 4 साल तक रहते हैं। ओके, और 2 ही बार रह सकते हैं। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में कई बार रह सकते हैं। जैसे ओबामा 2 बार थे, लगातार 2 बार थे, है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आयरलैंड जानते हैं, आयरलैंड यूके के ऊपर देखिए, यूके के बगल में है। डीपीएसपी लिया गया है जो 36 से 51 आर्टिकल 36 to 51 में डीपीएसपी की बात, राज्य की नीति निदेशक तत्व वहाँ से लिए गए। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर का नॉमिनेशन की बात की जाए, नॉमिनेशन की बात की जाए, नॉमिनेशन की मेंबर ऑफ राज्यसभा की बात की जाए तो वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो नॉमिनेट किए जाते हैं मेंबर किस बेस पे, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विसेज के बेस पे जो नॉमिनेट किए जाते हैं, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। लेकिन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जिस प्रकार से होता है, क्या बोलते हैं वो, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति जो होती है उसके द्वारा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा ये चीज़ें, इन सब चीज़ों को बार बार देखिएगा, चीज़ों को लिंक करिएगा, सोचिएगा चीज़ों को, तब जाके आपको याद होंगी। और क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, लोग यहीं पे बैकफायर कर जाते हैं। कनाडियन का संविधान से, कनाडा से फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन की बात की गई है लेकिन सेंटर स्ट्रांग होगा, फेडरेशन, ठीक है, आगे बताएंगे। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर, मतलब जो विशेष शक्तियां हैं वो सेंटर के अंदर होगी, केंद्र सरकार के अंदर। जैसे केंद्र सरकार कानून बना सकती है राज्य के सब्जेक्ट पर। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, गवर्नर की बातें तो ली गई यहाँ से। ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात की जाए तो लिया गया कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। लेकिन अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो गवर्नर सेंटर करता है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ये जो सलाहकारी एडवाइस देने की शक्तियां हैं, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है। ओके, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया कॉन्करेंट लिस्ट, जो हम बता रहे हैं, अभी हमने बताया कि 52 सब्जेक्ट उसमें रखे गए हैं, ओरिजिनली 47 थे। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग की बात की जाए तो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 108 बैठेंगे 7, आर्टिकल 108 बैठेंगे 7। ज्वाइंट सिटिंग की बात की जाए, जो लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठती है, साधारण विधेयक के केस में लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठते हैं, आर्टिकल 108 में लिखा गया है। कॉन्करेंट लिस्ट की बात की जाए तो वो भी ऑस्ट्रेलिया से। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की बात की जाए तो वो भी ऑस्ट्रेलिया। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बताया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय आपके मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जाएगा। इंस्टीड मतलब उनको छोड़ के 20 और 21 को छोड़ के, 20 और 21 को छोड़ के जो आर्टिकल हैं उनको छोड़कर, लेकिन इमरजेंसी का प्रोविज़न जो है कि कहाँ से लिया गया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यानी यूएसएसआर से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो 42वें संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो रखा गया वो लिया गया यूएसएसआर से। सोवियत, यूएसएसआर क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और आइडियल ऑफ जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल की बात की जाए जो प्रियम्बल में यानी प्रस्तावना में रखे गए हैं वो लिया गया। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियल ऑफ जस्टिस जो यहाँ से लिया गया। फ्रेंच से बात करें, फ्रांस के संविधान से बात करें तो रिपब्लिक, रिपब्लिक लिया गया है। और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, प्रियम्बल में जो रखी गई चीज़ें यहाँ से ली गई, चीज़ें याद रखिएगा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक फ्रेंच से लिया गया। साउथ अफ्रीका से लिया गया प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट की बात की जाए 368 में, 68 में लिखा गया, जो भाग पार्ट 20 में है, 368 अकेले। और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन किस प्रकार से होगा, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे होगा, राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे होता है पता है आपको ना, वैसे ही वो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की जब हम बात किए थे
तो हम कहे थे कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। जापान के संविधान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये लिया गया। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेज है और बिना इसके आप मेंस में बेहतर नहीं कर पाओगे। जैसे कि हमने कहा कि आर्टिकल 1 और ये सब चीज़ें भाग और ये शेड्यूल और ये आपको जो कहाँ कहाँ से लिया गया है, ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो आप बेहतर नहीं लिख पाओगे। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी के सेक्शन में अच्छा नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये सब चीज़ें रखने से आपका जो आंसर होता है उसका वेटेज बढ़ता है। वेटेज बढ़ता है तो आप हर एक क्वेश्चन में एक एक नंबर बढ़ा लेते हो औरों की अपेक्षा एक एक बढ़ाते हो, तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और 1 घंटे 4 मिनट का लेक्चर हो चुका है। प्रियम्बल को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। प्रियम्बल की बात करें, भारत के जो प्रस्तावना है संविधान की, क्या लिखा गया? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू स्वेरिंग सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation in our Constituent Assembly. This 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. यन्ने पालकीवाला क्या कहते हैं प्रियम्बल को? यन्ने पालकीवाला कहते हैं कि प्रियम्बल जो है आई कार्ड है संविधान का, है ना। सब चीज़ें दी गई हैं, संविधान का आई कार्ड है। भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भीमराव अम्बेडकर आर्टिकल 32 को कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी को कहते हैं, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसको कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें और हैं। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो उद्देश्य प्रस्ताव की हम बात किए थे, 13 नवंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो लाया गया था, 13 दिसंबर को, ठीक है, जो 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया, जो प्रियम्बल बना है वही है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द रखा गया। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रियम्बल में जोड़ा गया, है ना। प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? जैसे कोई सब्जी बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पे हैं कि प्रियम्बल जो है प्रस्तावना के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स क्या है संविधान का? सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सीधे सीधे लिखा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों से। कहाँ से? भारत के लोगों से। और नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है? नेचर क्या है? इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सोवरेन, संप्रभु, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये नेचर है इंडियन स्टेट का, है ना। और ऑब्जेक्टिव क्या है संविधान का? कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? नवंबर 26, 1949। ये चीज़ें आपको पता है, ओके। तो ये प्रियम्बल के बारे में बातें हो गई। और यहाँ पर वही सोवरेन क्या है, सोशलिस्ट क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है और सेकुलर क्या है, रिपब्लिक, जस्टिस, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। और प्रयास किया जाएगा कि अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट किया जाए। आगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में हम लोग देखेंगे, बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे। आशा करते हैं आपको यह लेक्चर अच्छा लगा है। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कमेंट करिएगा, और उसके अलावा सब्सक्राइब करिए। आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह के बारे में कहना नहीं चाहिए आप लोगों से, क्योंकि हम कहते नहीं हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।